नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए गांधी खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से 20 में इसका प्रगति था उसकी तरफ फिर से हम चलते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य आरोपी था, उसे अंग्रेजी उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके साथ इंडेमनिटी एक्ट के द्वारा जो अंग्रेजी अधिकारी हैं उनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे जो भारतीय लोग थे उनको बड़ा वो नाराज हुए। उनको लगा कि अंग्रेज तो ये सरासर हमारे साथ बेईमानी कर रहा है, हम लोगों के साथ वो नाजायज व्यवहार कर रहा है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो लोग थे उनमें गुस्सा था। दूसरी तरफ खिलाफत के जो लोग थे तो तुर्की के साथ किए गए व्यवहार के कारण वो लोग भी नाराज थे। तो आंदोलन जो है इस तरीके से अब धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला था। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी का जो झुकाव था वो खिलाफत आंदोलन के जो नरमपंथी विचारधारा वाले लोग थे उनके तरफ था, जिसमें खास करके बंबई के जो कुछ समृद्ध व्यापारी वर्ग के लोग थे, चोटानी या उनके जैसे और जो व्यापारी, तो उनके खिलाफ थे। उनके प्रति गांधी जी का जो है वो झुकाव था। और इसके पीछे रीजन ये था कि ये जो व्यापारी लोग थे उनको लग रहा था कि जो अंग्रेजी सरकार है उसका विरोध तो किया जाए लेकिन विरोध में उग्रता नहीं होना चाहिए, जिसका हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के रूप में देखा था कि हजरत मोहानी के द्वारा जो प्रस्ताव पास किया गया था जिसमें अंग्रेजी सामान के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, गांधी जी ने उसका विरोध किया, कहा कि नहीं, हम जो है वो अंग्रेजी सामान के बहिष्कार के पक्ष में नहीं है। और इसके पीछे ये रीजन माना जाता है कि खास करके जो बंबई के जो मुस्लिम धनाढ़ व्यापारी लोग थे वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेजी सामान के बहिष्कार के कारण जो उनका व्यापार है उस पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए गांधी जी उनके पक्ष लेते हुए उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे कंडीशन इस प्रकार के होने लगे, इस तरीके के बदलाव आने लगे, जिससे अब गांधी जी को भी जो नरमपंथी विचारधारा है उससे हटकर खिलाफत आंदोलन में जो गर्मपंथी विचारधारा, या जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जुझारू वर्ग के जो लोग थे उनके प्रति इनका झुकाव जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और उसका परिणाम ये होता है कि 9 जून 1920 को सेंट्रल खिलाफत कमेटी की इलाहाबाद में एक बैठक होती है और उस बैठक में गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ जो उनका आंदोलन था उसका नेतृत्व करने की घोषणा करते हैं। और ये जो खिलाफत कमेटी के लोग थे वो सारा पावर जो है वो गांधी जी को दे देते हैं कि भाई आप जो है इस आंदोलन को लीड करिए, आप ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करिए, आप ही नेता रहिए। और गांधी जी को ये स्वीकृति, गांधी जी भी इसकी स्वीकृति दे देते हैं। अब यहाँ ये निर्णय लिया जाता है कि भाई जो उपाधि है आंदोलन किस तरीके का होगा, तो आंदोलन का एक चरण रखा गया कि आंदोलन जो है वो 4 चरणों में होगा, जिसमें उपाधियों का अंत, मतलब उपाधि जो है उसको त्यागा जाएगा। सिविल सेवा में जो नौकरी कर रहे लोग हैं वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे, सेना और पुलिस से इस्तीफा दिया जाएगा, और बाद में जो कर अदायगी है वो बंद कर दिया जाएगा। अब ये सारा का सारा जो प्लान था वो एक टाइम पे नहीं था। अब ऐसा निर्णय लिया गया कि आंदोलन जो है वो 4 चरण में चलेगा और हर एक चरण में जो है वो अलग अलग स्टेप होगा। मतलब स्टार्टिंग में जो उपाधि है उसको छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो है बाद में चल के जो सिविल सेवा या सेना पुलिस है उससे जो नौकरी जो कर रहे लोग हैं वो इस्तीफा देंगे, जो स्टूडेंट हैं वो जो अंग्रेजी स्कूल है या कॉलेज है उसका बहिष्कार करेंगे, जो वकील हैं वो अपनी कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, और बाद में कर अदायगी का जो प्रश्न आएगा तो वो सबसे लास्ट में होगा। और उसके पीछे रीजन ये था क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्वराज की प्राप्ति का ये जो घोषणा था वो कहीं मतलब उसका कोई एक निश्चित पॉइंट नहीं था।
जिससे अगर स्टार्टिंग में ही ये घोषणा कर दिया जाता कि भाई अंग्रेजों को कर नहीं दिया जाएगा, तो ये जो लीडर्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि इससे एक बहुत बड़ा वर्ग, खास करके जो जमींदार वर्ग है, वो हमारे आंदोलन से अलग हो जाएगा। क्योंकि जमींदारों को तो अंग्रेजों को कर देना पड़ता था, और इसके लिए अंग्रेजों ने एक सूर्यास्त कानून भी बनाया हुआ था कि भाई जो जमींदार हैं अगर उस डेट को कर नहीं देते हैं तो उनका जमींदारी खत्म हो जाएगा। मतलब आपको कर हमको देना ही देना है। अब कहां से आप दीजिएगा आप समझिए। इसलिए ये जो जमींदार लोग थे तो उनको तो कर देना पड़ता, तो इसलिए ये जो जमींदार लोग थे उनको ये चीज नहीं बताया गया, या उनको ये चीज पूरा सर्कुलेट ना हो लोगों में, और लोगों में एक भ्रम की स्थिति ना पैदा हो जाए कि भाई जमींदार सोचेगा कि जब किसान हमको कर ही नहीं देगा तो फिर हम अंग्रेज को कर कहां से देंगे, और एक तरीके से जो कंफ्यूजन वाला स्थिति है, तो उससे बचने के लिए कर अदायगी का जो मामला था उसको रखा गया, लेकिन वो सबसे लास्ट चरण में उसको रखा गया। अब उसमें ये निर्णय लिया गया, खास करके जो कांग्रेस था, तो कांग्रेस को कहा गया कि भाई पंजाब में जो अत्याचार हुए हैं, पंजाब में जो अत्याचार हुआ है, इसके साथ खिलाफत के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, और जो स्वराज का मुद्दा है उसको आप जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को ये बताइए कि भाई हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। तो खिलाफत के प्रश्न पे सारे मुस्लिम एक साथ थे, जो हिंदू थे वो पंजाब के अत्याचार के मुद्दे पर एक साथ आ गए, और स्वराज्य की प्राप्ति का जो टारगेट था, इसके कारण जितने भी छोटे छोटे समूह के लोग थे, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, आदिवासी हैं, अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले भील हैं, इसके साथ और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे लीडर हैं, छोटे छोटे स्तर पे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, या उनका कोई भी परेशानी है, या कोई भी कमी है, या उनका कोई डिमांड है, तो ऐसे लोग, सारे लोग जो है वो एक साथ जुड़ते चले गए। अब 1 अगस्त 1920 को आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है, और ये 1 अगस्त 1920 जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन तिलक की मृत्यु हो जाती है, और तिलक की मृत्यु के कारण पूरे देश में एक तरीके से कह सकते हैं कि शोक का माहौल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और एक तरफ तिलक की मृत्यु का शोक, और दूसरी तरफ खिलाफत का वो प्रश्न, और पंजाब का ये जो मुद्दा, तो इसके कारण एक पूरे देश में एक लोगों में एक गजब तरीके का अंग्रेजी सरकार के प्रति गुस्सा या नफरत जो है वो उफान मार रहा था, और इसके कारण लोग जो है वो धीरे धीरे सड़कों पर उतरना स्टार्ट कर देते हैं, और 1 अगस्त से ही आंदोलन जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में गुजरात और बिहार में इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन मिलता है, सारे लोग जो है वो इसको समर्थन करते हैं। उसके पीछे रीजन था कि गुजरात जो था वो गांधी जी का अपना गृह राज्य था, और दूसरी तरफ बिहार में गांधी जी ने अपने जो सबसे पहला जन आंदोलन है, जिसको हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, उसको स्टार्ट किया था। अभी चंपारण सत्याग्रह क्या है इसको हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए बता दें कि यहाँ पे जो किसान थे उनसे जबरदस्ती नील की खेती करवाया जाता था। एक 3 कठिया कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और उस कानून के अकॉर्डिंग जो किसान थे उन्हें अपनी जमीन का जो 3 कट्ठा जमीन है उस पर नील उगाना ही पड़ता था। अब ये जो नील था वो बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि जिस भी जमीन पे लगातार 3 से 4 बार नील का खेती कर लिया जाता था, वो जमीन जो है वो अनउर्वरक हो जाता था, मतलब उसका फर्टिलिटी रेट जो है वो खत्म हो जाता था। इसलिए किसान जो है वो अपनी जमीन पे नील उगाना नहीं चाहते थे, लेकिन जो नील था उसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड था। बाद में जब जर्मनी ने आर्टिफिशियल नील का निर्माण कर लिया तो फिर धीरे धीरे इसका डिमांड कम होने लगा, लेकिन स्टार्टिंग में जब ये आर्टिफिशियल नील नहीं था तो ये जो नील था उसका यूरोपियन मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड था, और वो बहुत ऊंचे दामों पे बेचा जाता था। इसलिए अंग्रेज को इस नील के व्यापार से बहुत ज्यादा मुनाफा होता था, इसलिए वो जबरदस्ती भारतीय किसानों से नील की खेती करवाते थे। गांधी जी वहां पहुंचते हैं और जो भारतीय किसान है उसका पक्ष लेते हुए एक आंदोलन स्टार्ट करते हैं, जिसे
चंपारण सत्याग्रह या नीला आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में हम किसी और क्लास में और भी डिटेल से पढ़ेंगे। अब काउंसिल का चुनाव इसी समय स्टार्ट हो जाता है। नवंबर 1920 में काउंसिल का चुनाव होना होता है और इस मुद्दा पे जो कांग्रेस है वो दो भागों में बढ़ जाता है। एक CR दास और जो तिलक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उनका मानना था कि हमको इस चुनाव में पार्टिसिपेट होना चाहिए ताकि असेंबली में हमारा प्रतिनिधित्व हो और हम असेंबली में जाकर अंग्रेजों का विरोध कर सके। तो दूसरी तरफ जो वो दूसरे लोग थे या गांधी जी थे, उनका कहना था कि नहीं, हमको काउंसिल का जो चुनाव है उसको पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। इस मुद्दा को लेकर ये दोनों जो लोग होते हैं उनके बीच में एक तरीके से कह सकते हैं कि एक रस्साकसी का माहौल चलता है, जिसके बारे में हम किसी और क्लास में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। स्वराज्य पार्टी की स्थापना और उसके क्या क्या टारगेट थे, लक्ष्य थे, क्यों स्थापित किया गया, उसके पीछे क्या रीजन था, वो हम किसी और टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इनका जो विरोध था उसको गॉर्डन और ब्राउन ने इसे भावी चुनाव के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ की संज्ञा दी है। मतलब गॉर्डन और ब्राउन जो एक इतिहासकार है, उनका कहना है कि आने वाले जो और चुनाव होने वाले थे तो उसको ध्यान में रखकर इस तरीके का गठजोड़ किया गया था, जोड़ तोड़ का स्थिति जो है वो पैदा किया गया था कि कुछ लोग चाह रहे थे कि पार्टिसिपेट हो, कुछ लोग चाह रहे थे कि नहीं पार्टिसिपेट हो। अब क्या होता है कि इसी समय सितंबर 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उस विशेष अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि उपाधियों का त्याग कर दिया जाएगा। इसके कारण बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर है, जैसे आप जानते होंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग हैं उनसे कहा गया कि भाई अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए जितने भी उपाधि हैं उनका त्याग किया जाए, विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाए तथा राष्ट्रीय विद्यालय और न्यायालय तथा खादी को प्रोत्साहन दिया जाए। अब उपाधि का त्याग का मतलब समझिए, विदेशी सामान का बहिष्कार। स्टार्टिंग में गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में जब जुझारू वर्ग, जैसा कि हमने बताया कि जुझारू वर्ग जो है इस आंदोलन को लीड कर रहा था, तो वहां निर्णय लिया गया कि भाई विदेशी सामान जो उसका बहिष्कार किया जाएगा। अब जो है वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इसके साथ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। मतलब अंग्रेजी जो स्कूल है वहां से जो स्टूडेंट थे वो अपना नाम कटवाने लगे या वहां नहीं जाने लगे और ये निर्णय लिया गया कि देश का अपना विद्यालय होना चाहिए जहां पे लोग जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा ले सके। और इसमें एक नाम आता है जिनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको कलकत्ता का जो राष्ट्रीय विद्यालय है वहां का इनको प्रिंसिपल बनाया जाता है। इसके साथ न्यायालय का बहिष्कार किया जाता है। उस समय के अधिकतर जो लीडर्स थे, जिसमें मोतीलाल नेहरू और भी बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स थे जो कि एज अ वकील काम करते थे, उन्होंने अपनी वकालत की नौकरी छोड़ दी। और खादी को प्रोत्साहन किया जाता है। गांधी जी ने लोगों से ये अपील की कि भाई आप चरखा चलाइए और खादी का कपड़ा पहनिए। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि एक जगह गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो वहां के लोगों ने कहा कि गांधी जी खादी तो बड़ी महंगा है। तो ऐसा माना जाता है कि गांधी जी ने उनको जवाब दिया कि ऐसा करिए, आप खादी जो है उसको मतलब यूज करिए लेकिन कम कपड़ा पहनिए। और उसी दिन से गांधी जी जो है वो एक ही कपड़ा में मतलब जो है वो रहने लगते हैं और कुर्ता पहनना शायद छोड़ देते हैं और वहां से जो है उनको अधनंगा फकीर कहा जाता है। तो यहाँ एक गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो देखने को मिलता है। गांधी जी ने जब खादी पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और जब वहां से डिमांड आया कि भाई ये खादी तो महंगा है, तो गांधी जी ने कहा कि भाई आप कम कपड़ा पहनिए और खुद उन्होंने कम कपड़ा पहनना शुरू किया। तो ये एक खादी को प्रोत्साहन देना शुरू किया गया। इसके साथ पुलिस सेना से त्याग पत्र और करों की ना अदायगी का मुद्दा जो है अभी गौण रखा गया कि भाई इस पर अभी जो है वो निर्णय नहीं लेना है, अभी इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना है, उसके बाद के चरण में ये सारे कुछ देखे जाएंगे। लेकिन इसी समय क्या होता है कि 8 जुलाई 1921 ईस्वी को
एक खिलाफत सम्मेलन में कराची में एक खिलाफत सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में मोहम्मद अली जो है वो ये घोषणा करते हैं कि मुसलमानों का भारतीय सेना में काम करना जो है वो धर्म के खिलाफ है। जैसा कि हमने देखा था कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने घोषणा किया था कि हिंदुस्तान जो है वो दारुल हर्ब है। उसी तरीके से मोहम्मद अली ने भी यहाँ घोषणा किया कि भारतीय मुसलमानों का सेना में काम करना धर्म के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। और इन्होंने और भी प्रोत्साहित किया दूसरे लोगों को कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा मुसलमान तक पहुंचाया जाए और भारतीय सेना में काम कर रहे जो मुसलमान हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें। अब ये जो था वो अंग्रेजों के लिए बड़ा समस्या का प्रश्न था, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य जो टिका हुआ था वो भारत और मुसलमान दोनों मिलकर जो लोग थे उनकी सेना में थे। इसलिए ये जो अली बंधु हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अली बंधु का ये जो संदेश है कांग्रेस कमेटी या कांग्रेस का जहां जहां बैठक होता है बार बार इसको दोहराया जाता है और ये एक तरीके से अंग्रेजों को चैलेंज किया जाता है कि भाई अली बंधु को तो तुम गिरफ्तार कर लिया और हम लोग भी इसी चीज को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो हमको भी गिरफ्तार करो। लेकिन अंग्रेजों को लगा कि इस मामला को ज्यादा तूल देना अच्छा नहीं है और अंग्रेज जो है वो इस पर शांत हो जाते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि दबी शब्दों में कह सकते हैं कि यहाँ एक कांग्रेस का जीत होता है या गांधी जी का जीत होता है या खिलाफत आंदोलन का एक जीत जो है वो आंशिक जीत माना जाता है। अब यहां से क्या होता है कि नागपुर अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन था, नागपुर में जो अधिवेशन होता है उसमें सीआर दास खुद असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को वहां रखते हैं। अब यहाँ ये प्रश्न है कि पहले तो सीआर दास इसका विरोध कर रहे थे, अब सीआर दास असहयोग आंदोलन का विरोध नहीं कर रहे थे, सीआर दास काउंसिल का जो चुनाव था उसके बहिष्कार का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब तक क्या हुआ कि काउंसिल का चुनाव हो गया था, इसलिए अब ये जो प्रश्न था वो भी खत्म हो गया। इसलिए सीआर दास ने यहाँ असहयोग के संबंध का प्रस्ताव रखा और कांग्रेस में 4 आना की नियमित सदस्यता की शुरुआत हुई। मतलब गांधी जी ने कहा कि भैया लोगों को धीरे धीरे जोड़ना है, लोगों को एकजुट करना है और इसके लिए कांग्रेस जो है वो अपनी सदस्यता को बढ़ाए, गांव स्तर तक ले जाए, छोटे छोटे मोहल्ले स्तर तक ले जाए और इसके लिए 4 आना जो है वो नियमित सदस्यता के रूप में उनसे 4 आना लिया जाता था जो कि 25 पैसा माना जाता है। अब यहाँ जब आंदोलन स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे जो लोग थे जो कि स्टार्टिंग में कंफ्यूज में थे कि भाई ये खिलाफत आंदोलन के साथ गांधी जी मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, हमको उसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ने लगा, समाज का हर एक वर्ग इससे जुड़ने लगा, खास करके जो स्वराज्य का जो मुद्दा था उससे हर एक समाज को लगा कि भैया हमारा समस्या तो खत्म होने वाला है। इसलिए हर लोग जो है वो धीरे धीरे करके इससे जुटने लगा, जिसमें सीआर दास और तिलक के जो अनुयायी थे उनका नाम विशेष रूप से लिया जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया था। तो 4 आना का नियमित सदस्यता शुरुआत किया गया। अब भाषा के आधार पे यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि अप्रैल 1920 में ही गांधी जी ने सर्वप्रथम भाषा के आधार पर प्रदेशों के पुनर्गठन को कांग्रेस के संशोधित संविधान में स्थान दिया। भाषा के आधार पर मतलब कुछ ऐसे आंदोलनकारी थे जो कि अपनी भाषा के आधार पर अपना एक राज्य बनाना चाहते थे। जैसे अभी आप देखे रहे हैं वहां तेलंगाना का में जो है वो भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन हुआ है। तो जो कुछ ऐसे लोग थे उनको भी अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस का जो संविधान है उसमें संशोधन किया गया और जोड़ा गया कि भाई इस तरीके का जो डिमांड है उसको भी हम पूरा करेंगे या वो भी हमारा टारगेट है, वो भी हमारा मेन मुद्दा है। तो धीरे धीरे एक तरीके से कह सकते हैं कि ये एक वैसा आंदोलन था जो कि बाद में एक विस्तृत रूप ले लेता है और इसमें देश का जो हर एक वर्ग है वो पार्टिसिपेट करता है। महिला, बुजुर्ग, स्टूडेंट, कॉलेज में कॉलेज के जो नौजवान है वो, इसके साथ वकील, सेना में काम करने वाले लोग, किसान,